आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप जैसे सभी महाद्वीपों के बारे में मैंने बताया। तो इस वाले वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी फैक्ट पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद में ही मैं आपको अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम लोकेशन की बात करें तो पूरी पृथ्वी को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में और बाकी के सारे फैक्ट हम देखते हैं। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा और इसके ऊपर वाला हिस्से पे आपको यहाँ पर एशिया महाद्वीप दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर आप उत्तर में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में आपको एशिया महाद्वीप दिखेगा। आप हिंद महासागर भी बोल सकते हैं। अगर वाटर बॉडी की बात करेंगे तो इसके उत्तर में हिंद महासागर है और इसके पूर्व पश्चिम में और सभी तरफ देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। उसके बाद में इसके पश्चिम में कौन सा महादेश है, तो इसके पश्चिम में अगर हम महाद्वीप की बात करेंगे तो आपको बहुत दूरी पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दक्षिण अमेरिका दिखाई देगा। पूर्व में भी बहुत आगे जाएंगे तो भी आपको दक्षिण अमेरिका दिखाई देगा। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ न्यूजीलैंड दो प्रमुख कंट्री इस महाद्वीप में। ऐसे तो 22 कंट्री है लगभग, पर जो मेन बड़े बड़े कंट्रीज की अगर हम बात करें तो एक तो खुद तो ऑस्ट्रेलिया है ही सही, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है पूरा का पूरा और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो हम जिसे यूएसए बोलते हैं तो हम उसे अमेरिका देश भी कहते हैं और उसी के नाम पर पूरा का पूरा महाद्वीप भी है। तो नॉर्थ अमेरिका और दूसरा हो जाता है साउथ अमेरिका। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। अब इसके सारे फैक्ट हम देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इससे जस्ट बड़ा आता है आपका यूरोप। तो सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये फैक्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। और मकर व्रत इससे गुजरता है, मतलब मकर रेखा यहाँ से गुजरती है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि एक आइसलैंड की तरह है, चारों तरफ से पैसिफिक ओशन है। तो ये द्वीपीय महाद्वीप है। अब द्वीपीय महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपीय महाद्वीप की बात करेंगे तो वो होगा आपका यूरोप और कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद में शुष्क महाद्वीप की बात करें, आर्द्र भूमि वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने 1642 और 1644 में की। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड की खोज 1642 में, ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में ओबेल तस्मान ने की। तो इस स्लाइड में जो याद रखना है कि सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने 1642 और 1644 में की। 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए और 1779 में उन्होंने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। मैथ्यू फिल्डर्स की बात करें तो मैथ्यू फिल्डर्स सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा की और उन्होंने यह परिक्रमा जहाज से की और उन्होंने इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा सबसे पहले किसने की, तो मैथ्यू फिल्डर्स ने की। काय से की, तो जहाज से की। दूसरी वाली बात है कि जो इंपॉर्टेंट याद रखने का है, तो मैथ्यू फिल्डर्स से याद रखेंगे कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी फील्डिंग बहुत शानदार होती है, तो आप उसी से मैथ्यू फिल्डर्स से याद रख सकते हैं। तो मैथ्यू फिल्डर्स ने ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ परिक्रमा की जहाज से। उसके बाद इस महाद्वीप में 22 देश है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में 29 देश है, साउथ अमेरिका में 12 या 15 देश अपन बोलते हैं और सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका में। अफ्रीका में 56 देश है, ऑस्ट्रेलिया में 48 है और यूरोप में 46 है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है एबोर्जिन्स। याद रखो कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जींस पहनते तो आपको एबोर्जिन्स याद रह जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें कहा जाता है एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, तो टोरेक्स जल संधि है।
टोरेक्स एक साइरप भी आता है खांसी के लिए, आप उसी से भी याद रख सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो टोरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जैसे भारत में हम देखें या भारत प्लस नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसियुस्को है। तो कोसियुस्को यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत श्रेणी की। तो आपको याद रखना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। कितनी ऊंचाई है? तो 2228 मीटर। तो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है, 22 कंट्रीज महाद्वीप में, यहाँ के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। टोरेक्स जल संधि की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है तो उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसियुस्को। कितनी ऊंची है? तो 2228 मीटर ये ऊंची है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस रेंज का नाम है, मतलब इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने आपको बता ही दिया, माउंट कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया में विश्वविख्यात सोने की जो खाने, तो एक तो कालगुरली खान है यहाँ का और एक दूसरी का नाम है कुलगार्डी। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख गोल्ड की खान कौन कौन सी है? एक का नाम है कालगुरली और दूसरी का नाम है कुलगार्डी। तो कालगुरली और कुलगार्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खान है। जबकि स्वर्ण सिटी की अगर हम बात करें, गोल्डन सिटी की बात करें, तो वो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को कहते हैं और डायमंड सिटी कहते हैं किम्बरले को। उसके बाद में अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया का विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का उत्पादक देश है और यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यात करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यात करने वाला देश है आपका मेरिनो। तो मेरिनो विश्व में सबसे ज्यादा ऊन निर्यात करने वाला कंट्री है। दूसरा स्थान पर आता है साउथ अफ्रीका का। तो सबसे ज्यादा ऊन निर्यात करने वाला कंट्री है मेरिनो। मेरिनो कौन से महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। जबकि सेकेंड नंबर पर आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, उसमें दक्षिण अफ्रीका जो देश है वो दूसरे नंबर पर ऊन निर्यात करने में आता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। तो यहाँ पर भेड़ है और भेड़ के कारण ही यहाँ पर ऊन मिलेगा आपको। तो भेड़ों को पालने वाले लोगों को क्या कहते हैं अपन? जेकारू से याद रखेंगे। तो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरिनो एक देश है जो ऊन निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर आता है साउथ अफ्रीका। भेड़ पालन केंद्रों पे काम करने वाले मजदूरों को कहते हैं हम जेकारो। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। जबकि एशिया का जो रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन। दोनों में अंतर याद रखना आपको। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल की अगर हम बात करें कि यहाँ का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पर्थ से लेकर सिडनी के बीच में, पर्थ से लेकर सिडनी के बीच में, तो ये यहाँ का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आपको ये ट्रेन भी दिखाई दे रही होगी। तो पर्थ से लेकर सिडनी के बीच में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जबकि एशिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग मैंने आपको बताया उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन। उसके बाद में हम यूरोप की बात करें तो वहां पर है ओरिएंट रेल, वहां पर है ओरिएंट रेल मार्ग। और अफ्रीका की बात करें तो उसका नाम है केप कायरा रेल मार्ग। तो ये चीज आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग। उसके बाद में मरले डार्लिंग एक रिवर है और उसी के नाम पर यहाँ पर घाटी है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर खेती अच्छे से होती है। तो मर्रे डार्लिंग से याद रखेंगे, ये कृषि उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि होती है उसे कहा जाता है रेवेरीना। तो यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है उसको कहते हैं यहाँ पे रेवेरीना। उसके बाद में कृषि क्षेत्र को यहाँ पर कहां पर है? तो ये मर्रे डार्लिंग। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है, क्योंकि पहले नंबर पर कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। तो बॉक्साइट में पहला नंबर आता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। तो इस स्लाइड में मर्रे डार्लिंग की
जो घाटी है ये कृषि क्षेत्र है। यहाँ पर उपजाऊ भूमि को रेवेरिना कहा जाता है और यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्खनन करता है। उसके बाद में वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिनको हम आर्टिशियन वेल के नाम से जानते हैं। अब गहरे कुएं बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, पर आसपास इसके ओशन होने के कारण वहां से जो पानी निकलता है उसका फ्लो बहुत हाई होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से वो कुएं से का जो पानी है स्तर बहुत ऊपर तक होता है और वहां के लोगों को पानी उपलब्ध होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिनमें अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है और ये जो आर्टिशियन वेल कहलाते हैं। इन कूपों का जो विस्तृत क्षेत्र होता है उसे ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। तो आर्टिशियन वेल कहाँ पर होते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आर्टिशियन जो वेल होते हैं वो गहरे कुएं होते हैं और जहां पर ये ज्यादा होते हैं उनको हम उस क्षेत्र को कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अब ग्रेट बैरियर रीफ होती है मूंगे की चट्टानों से बनी हुई दीवार। तो समुद्र में एक दीवार पाई जाती है मूंगे की चट्टान। अब मूंगा क्या होता है? तो मूंगा एक जीव होता है जिसका कंकाल जो होता है वो बाहर होता है, मतलब बाह्य कंकाल सिस्टम उसके अंतर्गत पाया जाता है। अब बाहर कंकाल सिस्टम का मतलब ये कि उस जैसे मनुष्य, तो हमारे जो कंकाल होते हैं वो अंदर होते हैं, मूंगे के जो कंकाल होते हैं उसमें बाहर होते हैं। तो वो जीव वहां से निकल जाता है या मर जाता है और उसका जो कंकाल है, तो हजारों करोड़ों की संख्या में जब ऐसे मूंगे पास पास रहेंगे, उनकी कॉलोनियों में रहते हैं, तो उससे एक चट्टान बन जाती है और उसको हम कहते हैं मूंगे की चट्टान। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये उन्हीं मूंगों की चट्टानों से बना हुआ है। तो ये प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वींसलैंड राज्य में यहाँ पर मिलेगी, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसी भित्तियां बनी होती, इसको कहते हैं हम द ग्रेट बैरियर रीफ। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र को हम कहते हैं कारपेंट्रिया का मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कारपेंट्रिया का मैदान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की जो चट्टान है वो ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, वहां पे काय की चट्टान है, तो मूंगे की चट्टान है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मूंगे की चट्टानें वैसे तो बहुत सारी जगह पर है, पर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के द ग्रेट बैरियर रीफ में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ये फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ पे उग रहे हैं, सब जो ये आपको हर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब उन चट्टानों के ऊपर है। इस महाद्वीप का जो प्रमुख मरुस्थल है उसका नाम है गिब्सन और विक्टोरिया। तो ये यहाँ के मरुस्थल है। आपको दुनिया के सभी मरुस्थलों के बारे में पता होना चाहिए। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है सहारा का रेगिस्तान, आपको अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका के भी उत्तरी अफ्रीका में है वो, जबकि दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखें तो वहां पर एक काला रेत का मरुस्थल पाया जाता है। जबकि एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है गोबी का रेगिस्तान। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है थार का रेगिस्तान। अगर दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है पेंटागोनिया का रेगिस्तान। तो ये प्रमुख प्रमुख रेगिस्तान आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख रेगिस्तान है उनके नाम है विक्टोरिया का और गिब्सन, दोनों रेगिस्तान यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है न्यू साउथ वेल्स, तो ये याद रखेंगे, एवं विक्टोरिया। इन दोनों जगह पर गेहूं का उत्पादन अच्छे से होता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है और लैंड ऑफ कंगारू भी इन्हें कहते हैं। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश कम होती,
तो प्यासी भूमि का देश हम ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, लैंड ऑफ कंगारू भी हम ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी हम ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहते हैं। न्यूजीलैंड में क्रिकेट भी अच्छे से खेलते हैं वहां के जो प्लेयर्स होते हैं, आप अगर क्रिकेट लवर है तो आपको पता होगा। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहते हैं। न्यूजीलैंड में अगर हम बात करें, एमू कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू न उड़ने वाला पक्षी होता है, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ऑस्ट्रिच को पढ़े थे। सेम का सेम ही ये होता है एमू। तो एमू न उड़ने वाला पक्षी होता है, जिसकी लंबी टांगे होती और पंख नहीं होते, इस वजह से वो उड़ नहीं पाता है। तो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया किस चीज के लिए फेमस है? तो गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारूस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड, उसे कीवियों का देश कहते हैं, और दक्षिण का ब्रिटेन भी इसे कहा जाता है। एमू और कोकाबर्रा क्या है? तो ये पक्षी है, और एमू न उड़ने वाला पक्षी है। जैसे अगर हम बात करें रिया, तो रिया भी ना उड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग भी ना उड़ने वाला पक्षी है। उसके बाद में अगर आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये एमू है, अब इसकी टांगे बहुत लंबी है, पक्षी भी बहुत बड़ा है, इस वजह से ये नहीं उड़ पाता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें कोकाबर्रा, तो कोकाबर्रा की हम बात करें तो ये कोकाबर्रा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। एमू की टांगे लंबी होती है और इसके पंख नहीं होते, इस कारण यह खूब तेज चल तो सकता है, दौड़ सकता है, पर उड़ नहीं पाता। और कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है। तो जो लाफिंग जैकास किसे कहते हैं? कोकाबर्रा को। तो ये आपको याद रखना है कि कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास और एमू ना उड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, 4 पैरों वाला यह जीव है जो अंडे भी देता है। जैसे हमारे इधर कुत्ते होते हैं, उसी प्रकार का समझ लीजिएगा कि कुत्ता भी ये सब कर सकते हैं, पर कुत्ते अंडे नहीं देते हैं। बस कुत्ते दौड़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, सुरंग बना सकते हैं, मतलब छोटी मोटी सुरंग बना सकते हैं, बट अंडे नहीं देते। ये डिफरेंस है। तो प्लेटिपस आपको याद रखना कि प्लेटिपस क्या होता है। तो प्लेटिपस एक एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला। आपको फोटो में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में कोआला, ये बड़ा ही विचित्र पशु है यहाँ का। कोआला पेड़ों पर रहता है, यूकेलिप्टिस की पत्तियां खाता है, या रात को जागता है और दिन के समय ऊँघता है, मतलब ढीमता रहता है। तो आपको ये याद रखना कि कोआला क्या है। तो कोआला की अगर हम बात करें कि ऐसा पशु है ये जो यूकेलिप्टिस की पत्तियां खाता है, रात में जगता है और दिन में ऊँघता है या सोता रहता है। आप फोटो में भी देखेंगे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये दिन में ऊँघ रहा है या सो रहा है, और ये रात का फोटो आप यहाँ देखेंगे तो ये जग रहा है। तो आपको ये याद रखना कि रात के समय में ये जगता रहता है और दिन के समय में सोता रहता है। अलग ही तरीका का एनिमल है ये भी। नकल करने में कुशल पक्षी होता है लायर बर्ड। यहाँ पर एक पक्षी ऐसा भी पाया जाता है जिसको हम लायर बर्ड कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने की आवाज को कॉपी करता है, कुत्ते की भौंकने की आवाज को कॉपी करता है, गुजरती हुई कारों के हार्नों को भी कॉपी करता है। तो लायर बर्ड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी चीजों की आवाज को कॉपी करके वैसी की वैसी आवाज निकालता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लायर बर्ड। उसके बाद में आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये लायर बर्ड है। देखो आप यहाँ अच्छे से याद रख पाओगे, इसकी पूंछ पीछे, पर इतना झूठा है कि पूंछ उसने आगे कर ली है। तो लायर बर्ड इतना लायर। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि के द्वारा जुड़े हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कुक।
तो न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कुक। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहते हैं और इस शिखर को ये ओरंगो बोलते हैं। तो न्यूजीलैंड की जो जनजाति का नाम है माओरी और माउंट कुक क्या है, तो माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, 3724 मीटर ऊंची है। तो कुक जल संधि कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के प्रमुख द्वीपों के बीच में। माउंट कुक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और माओरी क्या है, तो यहाँ की एक जनजाति है। आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे। कीवी न्यूजीलैंड का एक नेशनल बर्ड्स है, इसलिए न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है और कंगारुओं का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो कीवियों का देश किससे कहा जाता है, न्यूजीलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको यहाँ पे रिपीट करवाए और धन्यवाद।